हो गई स्टार्ट। दिख रहे हैं? इसके आसपास फेस हो गई ना, मुझे पता नहीं है आवाज आ तो गई। तो हमारी कम निकालो भाई, अरे बाबा हो गई भाई। भाई, हमारी कम निकालो भाई। सर हाँ दिख रहा है सर, एक रजिस्टर डालो, दिख जाएगा। कहीं सब दिख रहा है सर। हाँ ये बात दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है। अब जो 2 बच्चे नहीं आए वो आज लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ तो लेंगे। भाई साइड हो जाओ दोस्ती। सुनिए अब ध्यान से, रिंग बना दो बच्चों ध्यान से सुनो। डायमंड की भाई गुरमाला लेके आओ। अभी बुक की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं केवल फॉर्मेट समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। बस शुरू कर दी। हाँ हाँ सुनिए ध्यान से सुनिए। लेसन का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है लो, मैं बोलूंगा चुप रहिए। लेसन का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर थोड़ा तेज बोलो, इनके आवाज ज्यादा जा रही है उसमें। कोई बात नहीं, जितनी पहुंच रही है मैं तो बस थोड़ा सा शो करवाना है। बोलेंगे वो देख तो लेंगे ना अपना आराम से कल आके। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है। बोर्ड दिखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसे शुरू से समझना है। ये है क्या? कोई भी बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जर्नल में लिखता है। किसमें? जर्नल में। ये हमने 11th में पढ़ा था। कहाँ लिखते हैं हम? जर्नल में। जर्नल को देखकर क्या बनता है? लेजर। लेजर। वेरी गुड। लेजर को देखकर ट्रेडिंग लेजर को देखकर बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को देखकर बैलेंस शीट बनती है। ट्रायल बैलेंस को देखकर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। कोई भी बिजनेसमैन इस सर्किल को पूरा करता है। सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट। यहाँ तक हम सब ने सीख रखा है कि ये अकाउंटिंग साइकिल है, इसको पूरा किया जाता है। अब बैलेंस शीट को देखकर भी कुछ बनता है, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट में से ऐसे क्या देखा जाता है कि कैश फ्लो बनाने की जरूरत पड़ गई? बैलेंस शीट तो अपने आप में पूरी होती है, एक तरफ असेट्स, एक तरफ लायबिलिटीज। क्या देखोगे उससे? उससे क्या डिसीजन निकाल रहे हो? बैलेंस शीट से पहले P&L बनता है, उससे प्रॉफिट दिखी जाता है। तो हम बैलेंस शीट में से ऐसा क्या देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ गई? वो सीखना है। सुनो ध्यान से सुनो। अब इसे समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है राम एंड कंपनी। कंपनी कौन सी है? राम एंड कंपनी। जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर राम, ओनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, है ना? क्या नाम है इनका? मिस्टर राम। इनके ऑफिस में जो अकाउंटेंट हैं, पूरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसका जो भी हेड ऑफ द अकाउंटेंट है उसे एक दिन ये अपने केबिन में बुलाते हैं, क्योंकि जरा बैलेंस शीट लेकर आ जाओ। एक तो 2020 की ले आना और एक 2019 की ले आना। 2 बैलेंस शीट लेकर जरा ऑफिस में आ जाओ। मिस्टर राम ने किसे बुलाया? चीफ अकाउंटेंट को बुला लिया कि 2 बैलेंस शीट लेकर इस करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की दोनों बैलेंस शीट लेकर आ जाओ। पहुंच जाएंगे मजे से, हमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों बैलेंस शीट तैयार रखी थी, है ना? अलमारी में से दोनों बैलेंस शीट निकाली और लेके हम चल देंगे। अब मिस्टर राम दोनों बैलेंस शीट को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। दोनों को सामने रखकर बैठे हुए हैं और स्टडी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक मशीन है 2019 में लिखी है 20 लाख रुपीस से। कितने रुपीस से? 20 लाख। 2020 में बढ़कर हो गई 25 लाख। कितनी हो गई बढ़कर? 25 लाख। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 लाख रुपए की खरीद ली होगी।
सीधा सीधा क्या दिख रहा है भाई, 20 लाख से मशीन बढ़कर अगर किसी की 25 लाख मशीन हो जाती है तो वो क्या कहेंगे, 5 लाख की खरीद ली होगी, लेकिन कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। तो क्या ये हमारी सोच सही है कि 5 लाख की खरीदी होगी? नहीं, ये तो जस्ट अनुमान है, इमेजिनेशन है। ये कोई सोच सही थोड़ी ना हो सकती है कि 5 ही लाख की खरीदी हो सकता है 6 लाख की खरीदी हो, 1 लाख का टैप हो, है ना। तो अब मिस्टर राम अपने अकाउंटेंट से कहते हैं इसकी डिटेल बताओ, ये क्यों बढ़ी? तो अकाउंटेंट कहता है जी ऐसे तो बता नहीं सकता, रजिस्टर देखने पड़ेंगे, मुझे लेजर चेक करना पड़ेगा क्यों बढ़ी। तो कहता है करो लेजर चेक करो, बताओ ये क्यों इंक्रीज हुई। तो अकाउंटेंट लेजर खोल के बैठेगा, लगाएगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी देर लगनी है, इतने मिस्टर राम अकाउंटेंट की शक्ल देखते रहेंगे क्या? बैठे रहो, टाइम वेस्ट। क्या है ये? टाइम वेस्ट ही तो है भाई। मिस्टर राम ने कहा इसकी डिटेल बताओ ये क्यों बढ़ी। अब अकाउंटेंट कहेगा मुझे कोई याद थोड़ी ना है कि मैं क्यों बढ़ी, मैं बैठ के लेजर में से देख के बताऊंगा। ठीक। डेटर्स पिछले साल थे 2 लाख, इस साल हो गए 5 लाख, क्यों बढ़े? वो कहेगा इसे भी देखता हूं। तो ऐसे तो न जाने कितनी सारी चीजें हैं, सबको क्या वो देख देख के बताता रहेगा और हम बैठे रहेंगे बस ऐसे ही कि भैया बताओ। तो ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं या कोई चीज क्यों घट रही है? माना स्टॉक है 1 लाख था, 5 लाख था, घट के 2 लाख रह गया। कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, इसके पीछे क्या रीजन क्या है? खरीदी थी, बेची थी, डिस्ट्रॉय हुई थी, क्या हुआ था? तो मिस्टर राम ये जानना चाहते हैं और हर कोई ओनर जानना चाहेगा। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन पहले से ही किसमें लिखा जाता है? तो अकाउंटेंट कहेगा भाई साहब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लो, उसमें मैंने सब लिख दिया है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, ये सब मैंने किसमें लिख दिया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में क्या देखा जाता है? बात समझ रहे हैं? 2 इयर्स की बैलेंस शीट में से हमें ये देखना है कि कौन सी चीज बढ़ गई तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। मशीन बढ़ेगी तो कैश तो जाएगा। डेटर्स 2 लाख से 5 लाख हो गए, क्यों हुए? स्टॉक 5 लाख से 2 लाख हो गया, स्टॉक घटेगा तो कैश तो आएगा। तो सबका अपना अपना लॉजिक है इनका। तो ये सारी डिटेल्स किस में लिख दी जाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप समझ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या लिखते क्या हैं? क्या जरूरत क्या है इसे बनाने की? पहले तो ये समझना है क्यों पढ़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ो बच्चों, क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? अब तक क्या इतनी सारी चीजें पढ़ ली कम थी? तो इंपॉर्टेंस पता चल रही है। अगर मिस्टर राम अपने अकाउंटेंट से कहें भैया मुझे इनकी डिटेल्स बताओ, तो एक एक डिटेल को लेजर में ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बैलेंस शीट कोई छोटी सी होती है? बैलेंस शीट तो कंपनियों की ये लंबी सी बैलेंस शीट होती है। इतनी असेट्स, इतनी लायबिलिटीज, सबकी डिटेल मैं कैसे दूंगा? तो वो सबकी डिटेल किसमें लिख दी जाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल्स लिखने का नंबर आएगा तो आप सोचिए हर बिजनेसमैन तो अपनी तरह से लिख देगा। किसी को भी उठाएगा पहले, किसी को भी उठाएगा बाद में। भाई मशीन डैप भी लिख दो, यूं कह जी इतना डैप लगा, इतनी खरीदी, इतनी बेची, मतलब एक थ्योरी सी लिख दी मैंने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मतलब मैंने थ्योरी सी लिख दी, मशीन पे इतना डैप लगाया, इतनी परचेज, इतनी सेल, डेटर्स इस वजह से बढ़ गए, स्टॉक इस वजह से घट गया। लो जी इसे कहानी को पढ़ लेना या ऑडियो पे सुन लेना, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ। तो क्या ये अकाउंट रह गया? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड तरीके से बनाया जाता है। ट्यूशन ऐसे नहीं कि थ्योरी सी लिख दो, यूं के ऑडियो का बटन दबाना और सुन लेना कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? ये ऑडियो बना दिया है हमने कैश फ्लो का। ऐसे नहीं काम चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, तरीका है। किसने बताया? एक्ट ने। किसने बताया? कंपनीज एक्ट 2013। भैया इसने। कौन है ये? ICAI।
ये कौन है, सबको ये बताता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया का अकाउंट संभालता है। इसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचो, हिंदुस्तान में भाषा एक नहीं बोली जाती, अकाउंट सब एक बनाते हैं। लायबिलिटी इस तरफ ही लिखते हैं, असेट्स इस तरफ ही। साउथ वाले बिगड़ जाएं तो मैं तो असेट्स इधर लिखूंगा, लायबिलिटी इधर लिखूंगा, मैं अपना अकाउंट अलग चलता है, मेरी भाषा अलग, मेरा अकाउंट अलग। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा। चेन्नई एक्सप्रेस में था ये। सोचिए, हिंदुस्तान में लोग भाषा एक नहीं बोलते, अकाउंट सब एक जैसा बनाते हैं। बड़ी एकता है। तो ये एकता किसने बना रखी है? ICAI ने। कब बना था ये? 1949। कब बना था? 1949। किसने बनाया था? तू पैदा भी हुआ था। प्लानिंग नहीं हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले प्रेसिडेंट। कौन थे ये? भारत के पहले प्रेसिडेंट। जिस जमाने में लोग 5वीं पास नहीं थे, ये डॉक्टर थे, PhD होल्डर। इतना दिमाग। 1949 की तो बात छोड़ो, अब से 40 साल पुरानी बात नहीं, लोग डॉक्टर बन के इन्होंने सीए करी। ये सीए नहीं थे, PhD होल्डर। डॉक्टर लग जाता, कोई से PhD करेगा तो। सीए नहीं थे ये PhD होल्डर थे। और इन्होंने ऑल ओवर इंडिया का अकाउंट संभालने के लिए एक अलग से, यहाँ देखिए ध्यान से, डॉक्टर किसे कहते हैं? जो बंदा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD कर लेता है उसे डॉक्टर कहते हैं। ठीक, जैसे अकाउंट से PhD कर सकते हैं। रियलिटी में इसको डॉक्टर नहीं, डॉक्टरेट कहते हैं। अच्छा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डॉक्टरेट। डॉक्टर तो वो मेडिसिन वाला ही होता है। डॉक्टर कौन होता है? वो मेडिसिन वाला ही डॉक्टर होता है। इसको डॉक्टरेट कहते हैं, बोलते डॉक्टर डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्हें पता था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो पूरे देश का अकाउंट संभाल सके। भैया हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई तो देश तो गड्ढे में चला जाएगा। तो भैया अलग से संसद में एक्ट बनाया। 1949 के अंतर्गत ICAI को इतनी पावर दे दी गई कि कोई भी सरकार इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। आज तक भी भारत की केवल एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें रिजर्वेशन नहीं चलता। आज तक भारत की केवल एक ये पढ़ाई बची हुई है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, वरना हर जगह रिजर्वेशन दे दो। सर अब तो हमारा भी 10% कर दिया ना गवर्नमेंट ने। वही तो मैं बता रहा हूँ, भारत की हर पढ़ाई में रिजर्वेशन है, इसमें नहीं है। और ना कोई इसके काम में इंटरफेयर कर सकता है। जी रिजर्वेशन दो बच्चों को, नहीं दूंगा। अब अलग से एक्ट है, हम अलग तुम अलग। तभी तो सोचो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर कोई जर्नल एंट्री में डेबिट ऊपर लिखता है, क्रेडिट नीचे लिखता है। वरना साउथ वाले बदल दें कि मैं तो क्रेडिट ऊपर और डेबिट नीचे लिखूंगा। नहीं कर सकते। किसके पास है ये पावर? ICAI। सर ICAI में जाके तो कर सकते हैं ना। ICAI की कमेटी होती है, सबकी सहमति होती है, कानून पास होगा तभी तो सब चीजें होंगी। तो ICAI ने कैश फ्लो बनाने के कुछ नियम बनाए हैं और हमें उन नियमों को फॉलो करके कैश फ्लो बनाना सीखना है। अब आप जरा एक चीज इमेजिन करिए, ये ICAI केवल कैश फ्लो के ही तो नियम नहीं बनाती होगी, और भी बहुत सारी चीजों के नियम बनाती होगी। तो ये सारे नियम जनता तक कैसे पहुंचते हैं, या अपने सीए को भी बताएगी। तो इसके लाखों सीए हैं, ऑल ओवर इंडिया में बिखरे पड़े हैं, उन सब तक ये अपने नियम कैसे पहुंचाती है? बुक के थ्रू। बुक के थ्रू। बुक किसके? किताब के। भाई न्यूज़पेपर में सारे नियम तो नहीं लिख सकते, फोन पे तो नहीं बता सकते, बुक के जरिए हम सभी तक अपने नियमों को पहुंचा देते हैं। अब जो बुक ये ICAI वाले इशू करते हैं, उस किताब का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से आती है।
सही है वैसे स्टेटस पे लगा झूठ बोल रहा तो ग्रुप बनाओ। क्या है उस किताब का नाम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से एक अच्छी खासी इतनी मोटी खाते पीते घर की किताब होती है जो सीए फाइनल वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है। खाते पीते बच्चे क्या खाते होंगे? किन बच्चों को पढ़ाई जाती है? खाते पीते वो सीए के बच्चे को। सीए फाइनल। ठीक है, इस बुक को शॉर्ट में कहते हैं एएस। जो टीचर सुनाते रहते हैं एएस। शॉर्ट में इस बुक को क्या आपने भी कहते तो हैं? लिखा है AS3। हाँ, अभी रुक जाओ, भी आ रहा हूँ, सारे शब्दों पे आ रहा हूँ। कहाँ लिखा है? बेटा एक एक शब्द समझाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बुक का नाम है जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? AS। अब इस बुक में कुछ लेसन है। क्या है? लेसन। हर बुक में होते हैं। तो इसके लेसन हर साल चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारी किताब में भी सिलेबस बदलता रहता है। तो अप्रोक्सीमेट इस बुक में ऐसे मान के चलिए 32 लेसन है। कितने लेसन? 32। टाइम टू टाइम में 33, 31, 32 इस तरह से चेंज होते रहते हैं। इस बुक में कितने लेसन है? 32 लेसन है। हर लेसन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किसी पर्टिकुलर वर्ड के नियम बताता है। इस किताब के लेसन नंबर 3 में, किसमें? 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के नियम लिखे। इस किताब के लेसन नंबर 3 में किसके नियम लिखे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के नियम लिखे हैं जो हमें सीखने हैं। बात समझ में आई? और 2-4 चीज बताता हूं। एक और है AS 26। इसमें गुडविल के नियम लिखे हैं। ये पार्टनरशिप वाली किताब में पढ़ाया था। गुडविल कि इस तरह से एंट्री बनाओ, इस तरह से बांटो, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटो, ऐसे करो। तो गुडविल के नियम कौन से लेसन में लिखे हैं? 26। और 1-2 बताता हूं। AS 6 में डेप्रिसिएशन के नियम लिखे हैं। लेसन नंबर 6 में किसके हैं? डेप्रिसिएशन के। वही लेसन बता रहा हूं जो हमने पढ़ रखे हैं, वरना सारे तो हमें समझ में भी नहीं आएंगे, है ना? सर A1 में क्या है? अब वही तो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें क्या पता चलेगा? मैं कुछ बोलूंगा तो ये क्या होता है, फिर कहोगे ये क्या होता है, फिर मुझे वो भी समझाना पड़ेगा। बता तो दो सर। नहीं तो AS 6 में किसके नियम हैं? डेप्रिसिएशन। AS 26 में गुडविल। AS 3 में कैश फ्लो। 3 इसलिए बता दिए, ये तीनों आपने पढ़ रखे हैं और वाइवा में एग्जाम में पूछ सकता है। सर जनरल के भी नियम लिखे होंगे? नहीं, जर्नल के नियम की जरूरत नहीं। जर्नल के गोल्डन रूल्स होते हैं। हर चीज के अलग तरीका है ना। जर्नल समझाने का तरीका क्या है? गोल्डन रूल समझा दो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, है ना? उसके इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बेसिक बने हुए हैं पहले से, है ना भैया? फिर से सुनिए, ये AS3 का मतलब समझ आया? यस सर। अब देखो AS3 के आगे लिखा होता है रिवाइज्ड। क्या लिखा होता है? रिवाइज्ड। मतलब पहले AS3 के नियम कुछ और थे, अब कुछ और है। अब कुछ और है, इसीलिए क्या लिख दिया है? रिवाइज्ड। हर साल चेंज होते हैं? हर साल नहीं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है। आप ऐसे मत मानिए, हर साल बदलते हैं। जब उन्हें लगता है कि चेंजेस करने हैं तब वो कर देते हैं। वो चाहे हर साल हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, जब उन्हें लगेगा जब बदल देंगे। अभी जो आपके रिवाइज AS3 पढ़ रहे हैं, ये पिछले 7-8 साल से यही चल रहा है। उससे पहले जब हमने पढ़ा था जब कुछ और था। तो सर जैसे सीए फाउंडेशन में भी तो हुए होंगे चेंज, जैसे पहले उसका नॉर्मल दूसरा वाला था फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन और सीए में क्या अंतर है? अभी बाद में, पहले टॉपिक से हम भटक जाएंगे। सर जो आपके जमाने में थे वो क्या थे? वो अलग नियम थे। आपके जमाने तो तो आगे अरे वो मतलब बनाने का फॉर्मेटिंग चेंज। अकबर के साथ कैश फ्लो आपको जिस फॉर्मेट से बनाया जा रहा है उसे बनाने का फॉर्मेट चेंज। समझ पा रहे सीए और हैं? सीए फाउंडेशन में कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। अब यहाँ सुने, जरा आगे सुनिए। अब मैं क्या बता रहा था? सर से क्यों पूछा तुमने कि चेंज क्यों करे थे? अब मुझे क्या बताना था, सुनिए। रिवाइज्ड AS3 क्या होता है, इसकी कहानी समझ गए? समझ कि रिवाइज्ड AS3 क्या होता है, माइंड में आ गया कि रिवाइज्ड AS3 क्या चीज, क्या है ये। डन। कैश फ्लो बनाने के अपने कुछ नियम, रेगुलेशंस हैं जो ICAI डिसाइड करता है। सब तक पहुंचाने का माध्यम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं, है ना? उसके जरिए हम सब तक पहुंचा देते हैं।
अब हम आते हैं, इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो पहले। सर हो गया। समझ आ गया। अरे फोटो खींच ले। वीडियो बन करिए। चलो सब इस पे है ना। अब मैं ये बता रहा था कैश फ्लो अब बनता कैसे है। अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि बनता कैश कैसे फ्लो है? बनता कैसे है। बैलेंस शीट की जितनी भी एंट्रीज हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्से बनाए? 3 हिस्से बनाए। पहले हिस्से को हम कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है, क्या कहते हैं इसको? ऑपरेटिंग। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना। दूसरे को कहते हैं इन्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग। तीसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग। तीसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग। ठीक है, अब सुने आगे की बात सुनिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 हेडिंग है। क्या है ये 3 हेडिंग? इन तीनों हेडिंग में बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज का बंटवारा हो जाता है। कुछ ऑपरेटिंग में आ जाती हैं, कुछ इन्वेस्टिंग में आ जाती हैं, कुछ फाइनेंसिंग में आ जाती हैं। कैसे आती है, क्यों आती है, यही सीखना है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना के दे रखा है। फॉर्मेट तो बहुत ही बड़ा है सर, क्या रटना पड़ेगा? नहीं, बनाना नहीं। मेरे साथ बस समझना है और मैं अपने आप माइंड में शिफ्ट कर दूंगा उसे, अपने आप जाएगा। आपको कुछ नहीं मेहनत करनी है बस, ठीक है। अब जरा फॉर्मेट खोल के रखेंगे हम। अब हमारे फॉर्मेट का काम शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है हेडिंग। सबसे पहले तो कंपनी का नाम आ जाएगा, लिमिटेड, जो भी लिमिटेड है ना भाई। फिर उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर तीसरी हेडिंग में फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो ईयर 2 होते हैं, कौन सा डलता है? लास्ट वाला। सर फॉर द ईयर एंडेड अगली लाइन में लिखना होता अगली लाइन में लिखना होता, अच्छा माना जाता। थोड़ा हेडिंग खुली खुली हो। भाई एक चीज बताइए, अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे, राम एंड कंपनी, इसी लाइन में वो ये लिख दे मैं क्या बेचता हूँ, इसी लाइन में वो अपना एड्रेस भी लिख दे, तो क्या अच्छा इंप्रेशन भी, अच्छा बोर्ड माना जाएगा? अलग अलग खुला खुला बताओ ना। एक लाइन में अपना नाम बताओ, किस चीज को बेचते हो वो बताओ, नीचे अपना एड्रेस बताओ, कितना अच्छा लगेगा। तो ये तो समझदारी से काम करें ना। एक ही लाइन में सब कुछ बता गए तो ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो करना है तेरे को। हाँ, अब आगे सुनिए। तो अब मैं बता रहा था, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडिंग 2 ही हो सकते हैं, या तो 31 दिसंबर होगा या 31 मार्च होगा। 2 ही होते हैं, वो बता देगा क्या है। लास्ट वाला ईयर हम लिख देंगे। इसके सर इसके ऊपर कोई रूल नहीं बनाया कि मार्च पे करो या दिसंबर में? भाई देखो, ये क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल ईयर बना सकता है, लेकिन सुविधा के लिए वो अप्रैल टू मार्च रखता है, क्योंकि इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च ही चलता है। चलो जनवरी दिसंबर कर देते बना लो, लेकिन तुम्हें सुविधा किस में रहेगी? फिर तुम्हें सारे ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे। जब तुम इनकम टैक्स की रिटर्न यानी फॉर्म भरोगे तो तुम्हें अप्रैल से मार्च का फॉर्म भरना है। तो मोस्टली बिजनेसमैन अप्रैल टू मार्च को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें इनकम टैक्स भरने में आसानी रहती है ना। और बजट भी तो देखो ना, अप्रैल टू मार्च, न्यू ईयर अप्रैल टू मार्च ही चलता है हमारा तो। अब इसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब आप बैलेंस शीट होगी आपके पास तो यहाँ लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखा मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माना यहाँ लिखा है 2 लाख, यहाँ लिखा है 5 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्या डिफरेंस कितना है। 3 लाख। तो हम ये सोच सकते हैं पिछले साल तक प्रॉफिट 2 लाख था, इस साल 5 लाख हो गया, तो इस साल क्या कमाया? 3 लाख। ऐसा सोचा जा सकता है ना? तो सबसे पहले हम कैश फ्लो में प्रॉफिट ही लिखते हैं, डिफरेंस प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस। किस नाम से लिखते हैं? सरप्लस
Increasing balance of statement of इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ Statement of P&L। भाई समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम अब बदल गया है। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अकाउंट मत लगाना क्योंकि ये स्टेटमेंट बन चुका है। ठीक, इसका नाम बदल गया है। अब इसे क्या कहते हैं? P&L स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो ये इस एक लाइन में हम क्या अमाउंट क्या शो करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस शो कर देंगे। Done। इसके बाद हम ऐड करेंगे क्या? 4 नाम। कितने नाम? 4 ये 4 नाम थोड़े से याद करने हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये चारों नाम लर्न करने हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, जानते हैं इसे? टैक्स देने से पहले की सोच, प्रोविजन। दूसरा ट्रांसफर टू रिजर्व के आगे थोड़ा सा लिखो, रिजर्व एंड फंड्स। क्या लिखो? ब्रैकेट में लिखना है सर ये। पूरा एक नाम बना दो, थोड़ा सा रह गया था। ट्रांसफर टू रिजर्व एंड लगाकर लिख दो फंड्स एंड फंड्स, लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ऐसे लिख दो। लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब। ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी, रिजर्व फंड की अमाउंट आ जाएगी। जो भी बैलेंस शीट में डिफरेंस होगा वही तो लिखना है। ठीक है। थर्ड नेम प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या है थर्ड नेम? प्रपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड शब्द से हम परिचित हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर को कंपनीज दिया जाता में है। जब कोई पैसे लगाता है, बदले में प्रॉफिट में से जो उसे रिटर्न मिलती है, हिस्सा मिलता है, उसी को डिविडेंड डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड होता है 2 तरह का। डिविडेंड कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को कहते हैं प्रपोज डिविडेंड, एक को कहते हैं इंटीरिम डिविडेंड। सर ये क्या इंटीरिम? प्रपोज पता डिविडेंड के चलेगा। आगे लिखो ब्रैकेट बनाकर, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या है? ईयर के लास्ट में जो डिविडेंड मिले उसे प्रपोज कह दो। चलने लगे। ठीक। चल रहा है थोड़ा इंटीरिम के आगे लिखो, एट द स्टार्टिंग इन द मिडिल ऑफ द ईयर। ना बात इन द मिडिल ऑफ द ईयर। अब मिडिल मतलब बिल्कुल मिडिल नहीं, क्वार्टरली भी हो सकता है। मतलब बीच में किसी भी महीने में मिल जाए, है ना? तो ऐसा डिविडेंड जो ईयर खत्म होने से पहले ही मिल जाए वो इंटीरिम डिविडेंड। ऐसा डिविडेंड जो ईयर खत्म होने के बाद मिलता है प्रपोज्ड। बस इतना अंतर। तो 4 नाम याद कर।